हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिक वेल्व स्टेनोसिस। ठीक है, आर्टिक वेल्व स्टेनोसिस में क्या होएगा, जो ओल्टा होती है ना उसकी नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। जिसकी वजह से कब होती है और वो ऑब्स्ट्रक्शन जब सिस्टोल होता है तब। अब क्या क्या स्टेजेस होती हैं ये होने की, तो सबसे पहले स्टेज 1 में क्या होता है, रिस्क होता है आर्टिक स्टेनोसिस का। स्टेज 2 में क्या होगा, प्रोग्रेसिव आर्टिक स्टेनोसिस देखने को मिल सकता है, यानी कि धीरे धीरे और जो है प्रोग्रेसिव वे में होएगा। थर्ड में क्या होता है, एसिम्टोमेटिक या फिर क्या होता है, सीवियर स्टेनोसिस जो है देखने को मिलता है। अब थर्ड ए में एसिम्टोमेटिक और सीरियस स्टेनोसिस होता है, और बी में क्या होगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो डिसफंक्शनिंग करना शुरू कर देता है, उसकी डिसफंक्शनिंग हो जाती है। उसके बाद आता है फोर्थ में हमें सिम्प्टोमेटिक जो है सीवियर आर्टिक स्टेनोसिस देखने को मिलता है। फोर्थ ए में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक रहेगा और सीवियर हाई जो ग्रेडियंट है वो आर्टिक स्टेनोसिस हमें देखने को मिलेगा। जो 4B है उसमें क्या होगा, सिम्प्टोमेटिक सीवियर तो रहेगा लेकिन लो फॉल रहेगा ग्रेडियंट में आर्टेनिक स्टेनोसिस का लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जो C है उसमें क्या रहेगा, सेम एज B की तरह ही रहेगा, बस जो पैराडॉक्सिकल लो फ्लो है सीवियर आर्टिक स्टेनोसिस का वो रहेगा। इन शॉर्ट इसमें होता क्या है कि बस आर्टिक वॉल्व का स्टेनोसिस होता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से आगे नहीं जा पाता है पूरी बॉडी के पास, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी डिसफंक्शनिंग होनी शुरू हो जाती है। अब इसकी कोजेज या इटियोलॉजी जो है वो क्या क्या हो सकता है, रूमेटिक फीवर की वजह से हो सकता है। अगर किसी को कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है, यानी कि शुरू से ही किसी वॉल्व में प्रॉब्लम है, या किसी के जो दिल में छेद वगैरह है, कोई होल है अगर हार्ट में, तो वो जो कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी होती है उसकी वजह से हो सकता है। मेल्स में जो है ये ज़्यादा कॉमन देखने को हमें मिलता है। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो स्मोकिंग, और जो मेल्स हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, अभी हमने देखा। उसके बाद हाइपर टेंशन अगर किसी को है, या हाइपर कैलोस्ट्रेलीमिया है, यानी कि किसी के ब्लड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल है, तो वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, जिनको क्या हो सकता है, आर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस। अब हम इसकी बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो क्या होएगा, इंक्रीज हो रहा है आफ्टर लोड, और जिसकी वजह से क्या होगी, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि आप नॉर्मल सी बात देखो कि ऑर्टिक वॉल्व का स्टेनोसिस हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो रही है। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी, क्योंकि वेंट्रिकल से आगे जो है वो ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी यानी कि वेंट्रिकल का साइज हमें इंक्रीज होता हुआ वहाँ पे दिखाई देगा, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट एम्पटिंग ऑफ ओट्रियम, यानी कि जो ओट्रियम है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाएगा, बिकॉज वेंट्रिकल के पास ऑलरेडी बहुत सारा ब्लड है, वो ऑलरेडी उसका जो साइज है उसकी वजह से बढ़ता जा रहा है, तो वो और ज़्यादा ब्लड लेना ओर्टा से, आई मीन ओट्रियल से, आर्टियल से वो लेना क्या कर सकता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो आर्टियम जो है वो ईजिली और कम्प्लीटली जो है एम्पटी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलता है, और राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन भी हमें देखने को मिलता है। अभी आप यहाँ से समझो कि ये होती है हमारी ओटिक वेल्व। अगर इसका स्टेनोसिस हो गया, यहाँ पे अगर कोई रुकावट बन रही है, यहाँ पे जो है यहाँ से ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, और जो लेफ्ट ओट्रियम है वहाँ से यहाँ पे ब्लड नहीं आ पाएगा, बिकॉज ये पूरा फिल हो गया है, इसकी अब और ज़्यादा ब्लड को अपने अंदर लेने की कैपेसिटी नहीं बची है, जिसकी वजह से लेफ्ट ओट्रियम का ब्लड लेफ्ट ओट्रियम के अंदर रहेगा और वापस से बैक फ्लो जाएगा पल्मोनरी वेन्स में और आर्टरीज में, जिसकी वजह से वहाँ पे वो एडिमा कोज करेगा। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा के साथ साथ वो और क्या करेगा, पल्मोनरी कंजेशन करेगा, जिसकी वजह से हमें राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन देखने को मिलता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करते हैं तो हमें डिज्निया देखने को मिलता है जब भी हम एक्सर्शन करते हैं। सिंस्कोप देखने को मिलता है, यानी कि जो एकदम से अनकॉन्शियसनेस वाली स्टेज, एक तरीके से हम फेंटिंग जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस रहेगी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है, एंजाइना देखने को मिल सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, ऑर्थोपेनिया देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन और बहुत ज़्यादा फटीगनेस जो है हमें पेशेंट में देखने को मिलेगी। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की अगर हम बात करते हैं तो हम ईसीजी करा सकते हैं, डोपलर ईईजी करा सकते हैं, और कार्डियक कैथेटराइजेशन भी करा सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं, और डायूरेटिक्स जो है हम पेशेंट को दे सकते हैं। फिर बारी आती है ओटिक वॉल्व रिप्लेसमेंट की।
यानी कि सर्जरीज। ठीक है, जब भी हम सर्जरी कराते हैं इसके लिए तो क्या क्या है, 3 सर्जरीज हो सकती हैं। पहले वाली होती है ऑर्टिक वोल्व रिप्लेसमेंट, जैसे हमने बाइकस्पेड में या मिट्रल वोल्व रिप्लेसमेंट में देखा था कि उसकी जगह क्या है, वोल्व में जो है हमने कोई मेटल के इंस्ट्रूमेंट डाले थे जिसकी वजह से वोल्व का साइज़ जो है, नैरोइंग जो है वो कम हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे होता है। उसके बाद वल्वोप्लास्टी होती है, रिपेयरमेंट करा सकते हैं हम अपनी वोल्व की। और परक्यूटेनियस बैलून वल्वोप्लास्टी होती है, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि फीमर बोन जहाँ पे हमारी फीमर आर्टरी होती है वहाँ से हम जो है एक बैलून डालते हैं कोरोनरी आर्टरी तक या फिर ओर्टा तक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्टिक वोल्व स्टेनोसिस हो रहा है। तो वहाँ तक हम डालेंगे, उसको इन्फ्लेट करेंगे और जिस भी कंपोजिशन की वजह से जो भी वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा था उसको हम वहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अभी ऑर्टिक वोल्व स्टेनोसिस होने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं फर्दर, तो फर्दर हमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हमें देखने को मिल सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर या फिर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हमें देखने को मिल सकता है और सडन डेथ भी जो है वो हो सकती है।